हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वह करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं उनमें से 20 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले थे सारे के सारे हमने कवर करवा दिए हैं। एक लेक्चर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आएगा जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे मिला के। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि द हीटर एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, कि किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन का हीटर एलिमेंट किससे बना होता है। सो आपका नाइक्रोम से बना होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, नाइक्रोम। देखिए एक वर्ड हो गया आपका टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग जनरली बल्ब में, विद्युत जो बल्ब होता है उसमें हम लोग फिलामेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये जो आपका बना होता है वह आपका टंगस्टन का बना होता है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है W होता है, प्लस इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका अप्रॉक्स मान है टंगस्टन का। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, कि इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं उसमें क्या होना चाहिए। तो उसमें रजिस्टिविटी भी हाई होना चाहिए और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन या कंडक्टर। सबसे पहले कंडक्टर किसको बोलेंगे, तब कंडक्टर जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब सर जिसमें करंट आपका पास हो सकता है उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर में करंट पास होने का मेन कारण होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं कोई भी मटेरियल्स में तो उसमें क्या हो सकता है कि करंट आपका पास हो सकता है। सो जो कंडक्टर में आपका हीट प्रोड्यूस्ड होगा वह रजिस्टिविटी के किस प्रकार से होता है। सो रजिस्टिविटी का हमेशा रेसिप्रोकल होता है। सो मान लेते हैं यहाँ पर रजिस्टिविटी दिया P, सो H बराबर 1/P हो जाएगा ना। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन में, या फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि ये कोई फ्यूज है। फ्यूज का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों करते हैं। सो फ्यूज का हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में इसलिए उपयोग करते हैं ताकि जो आपका इमरजेंसी हो, मान लेते हैं कि सडनली आपका करंट वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो वह क्या करे, एक स्विच के रूप में काम कर सके, जो आपका सर्किट है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे ब्रेक डाउन कर सके। इसलिए डी आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, कि एक्ट एज या स्विच ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के समय में या क्या करता है, एक स्विच के ऐसा काम करता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ इट्स रेजिस्टेंस विल बी। यदि किसी भी कंडक्टर का लेंथ को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, हाफ। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और एक बात और जान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है आपका वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। मतलब कि यदि लेंथ बढ़ा दें, यदि लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज कर जाएगा। यदि देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये आपका वह तो इन्वर्सली है, मतलब सर क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट डालते हैं रो, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी L/ये। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ। लेंथ क्या कर दिए हैं,
आधा कर दिए तो बताइए कंडक्टेंस क्या होगा। तब जो है कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या होगा। देखिए जो कंडक्टेंस होता है वह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यदि लेंथ को हाफ किए थे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ था, हाफ हुआ था। सो कंडक्टेंस आपका 1/r/2 हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना हो जाएगा। सो आपका डबल। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, डबल। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। 7 नंबर में सीमेन इज द यूनिट ऑफ, कि सीमेन किसका यूनिट है। सो सीमेन आपका कंडक्टेंस का यूनिट होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। देखिए कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस। और देखिए रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। यदि ओम को अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो ऐसे हम लोग लिखेंगे पर ओम, और फिर इसी को क्या लिखेंगे, महो, और फिर इसी को बोलते हैं सीमेन। सो सीमेन किसका ऐसा यूनिट हो गया, कंडक्टेंस का। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ। दैट मीन्स कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो किस पर आपका बेस्ड है, फिर उसमें क्या कंजर्व रहता है। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट लॉ में रहता है, और सेकेंड लॉ किरचॉफ सेकेंड लॉ में जो आपका कंजर्व रहता है वह क्या रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स का, उसमें चार्ज आपका कंजर्व रहेगा। फर्स्ट लॉ को अल्सो कॉल्ड, इसे और भी नामों से जाना जाता है, लूप लॉ, सॉरी लूप नहीं, जंक्शन लॉ, और फिर इसी को बोलते हैं पॉइंट लॉ। किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है इसमें जो आपका कंजर्व रहता है वह आपका एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं मेश लॉ, और फिर लूप लॉ, और फिर इसी को बोलते हैं वोल्टेज लॉ। साथ ही साथ जो आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ है इसको करंट लॉ भी बोलते हैं। सो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका जो भी था। कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है उसमें क्या कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एनर्जी किस में रहता है, सेकेंड लॉ में। आपका जो एनर्जी है वह किस में रहेगा, वह कंजर्व सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ में आपका एनर्जी कंजर्व रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किरचॉफ सेकेंड लॉ फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कंसिक्वेंस। सेकेंड लॉ का किस में होता है, एनर्जी में होता है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, चार्ज होता है। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं, या फिर पॉइंट लॉ, या फिर जंक्शन लॉ। और सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, मेश लॉ, लूप लॉ, या फिर वोल्टेज लॉ। ये तीनों को याद रखना, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, कि सेल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है एन सेलों का, उसमें हम लोग को क्या प्राप्त होता है, सो मोर करंट प्राप्त होता है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, मोर करंट। 11th नंबर क्वेश्चन है कि सीजीएस यूनिट ऑफ करंट, कि करंट का सीजीएस यूनिट क्या है। सो करंट का जो सीजीएस यूनिट होता है वह क्या होता है, बायोट। क्या होता है, बायोट। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। साथ ही साथ जो आपका करंट है, आपका जो करंट है वह आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि करंट का सीजीएस यूनिट आपका बायोट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है कि करंट इज या विच क्वांटिटी, मतलब करंट आपका क्या है, स्केलर है और फिर वेक्टर है। सो करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। करंट आपका कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है अभी बताएं, बायोट। एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और करंट आपका कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए करंट दो प्रकार के होते हैं, एक एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। एसी करंट के पास फ्रीक्वेंसी होता है, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होता है, और डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। सो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। सो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी आपका जीरो, यानी उसमें डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है।
उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि करंट डेंसिटी इज है, कि करंट डेंसिटी आपका क्या है। सो करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद पूछा है बाबू 14 नंबर क्वेश्चन में कि करंट डेंसिटी का डायमेंशन क्या है। तो देखिए करंट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। सो करंट का डायमेंशन हो जाता है ए और एरिया का क्या होता है L2। सो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपका AL का पावर -2। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, AL का पावर माइनस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कितना आपका एक्सेलरेशन जनरेट होता है किसी भी कंडक्टर में। सो एक्सेलरेशन आपका जनरेट होता है -E कैपिटल E बटे M, जहाँ पर कैपिटल E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, E आपका चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और M आपका क्या है? मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। उसके बाद पूछा है कि इन द सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी विल बी, कि सेमीकंडक्टर में आपका मोबिलिटी क्या होगा। सो देखिए मोबिलिटी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का। किसका होता है? मास का। मतलब मास बढ़ेगा तो मोबिलिटी आपका क्या होगा? घटेगा। यदि मास घटेगा तो मोबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। एंड वी नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब सर इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब मास कम होगा तब इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? प्रोटॉन के कंपेयर से। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। उसके बाद आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस विल बी, यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें। क्या करें? बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। एक आता है सेमी कंडक्टर में यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब आपका रेजिस्टेंस क्या होता है? घट जाता है। और यदि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दोनों वाले बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, कि यदि कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। किसमें? सेमी कंडक्टर में। तो सेमी कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में कि विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर मटेरियल, कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़िया कंडक्टर है। सो सिल्वर आपका सबसे बेस्ट कंडक्टर है। जो बेस्ट कंडक्टर है मतलब क्या है? आपका सिल्वर है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R इज रेजिस्टेंस एंड I इज करंट। R आपका क्या है? रेजिस्टेंस। V आपका है पोटेंशियल,
और फिर पोटेंशियल डिफरेंस। सो आर का मान निकालना चाहेंगे तो वी बाई आई हो जाएगा, एंड वी नो दैट कि वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए वर्क का डायमेंशन होता है ml/2 का पावर माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है 80, और करंट का क्या होता है ये। सो देखिए इसको लिख सकते हैं ml2, यहाँ पर टी नीचे आपका प्लस में तो ऊपर जाएगा माइनस, मतलब टी का पावर -3 और ए का पावर -1। सो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वह है ml2 टी का पावर -3 और ए का पावर -2। अब रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बाबू, वह होता है आपका ओम। सो देखते हैं फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन में है, ml2 टी का पावर -3 और ए का पावर -1, और साथ ही उसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ आपका अप्लीकेबल तभी होगा जब आपका क्या हो फिजिकल कंडीशंस कहने मतलब हो गया टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर etc आपका क्या हो कांस्टेंट हो। अगर आपका फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तभी आपका ओम्स लॉ लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। सो एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम्स लॉ इज वैलिड, कि ओम्स लॉ आपका कब वैलिड है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 में है एट हाई टेम्परेचर, 3 में है एट लो टेम्परेचर, और 4 नंबर में है आपका ऑल ऑफ दीज। सो बाबू आपका ओम्स लॉ जो वैलिड होता है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज का लेक्चर ये इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 21 से 40 जो भी आपका MCQ बनेगा, सारे इंपॉर्टेंट MCQ को हम लोग देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं इसमें इस वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा सा कोऑपरेट भी कीजिए ताकि और आप लोग भी कोऑपरेट लेते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।